हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 बजे आपके लेखपाल का मॉडल पेपर यहाँ पर सॉल्व कराया जा रहा है और काफ़ी अच्छे आपके मॉडल पेपर इस समय दिए जा रहे हैं, जैसे कि संभावित है कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग डेली का डेली यहाँ पर मॉडल पेपर लगा सकते हैं, क्योंकि मॉडल पेपर लगाने से आपके लगभग सभी जो आपके टॉपिक होते हैं है ना, वो आपके कवर हो जाते हैं। ठीक है, और इससे पता चलता है कि आप लोगों में कितनी आपकी क्षमता है, कितनी तैयारी हो गई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा बनेगा? चलिए जवाब दीजिए, शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी हो जाएगी? उत्तरदायी। देखिए उत्तरदायी की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर बी वाला आपका हो जाएगा उत्तरदायी, इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, इसमें से आपकी जो संधि है वो आपकी कौन सी है? तो देखो भाई यहाँ पर बड़ा है, क्या है भाई? बड़ा है। यहाँ पर भी क्या है? बड़ा है। और जब बड़ा बड़ा मिलता है तो आपका बराबर बड़ा हो जाता है, तो आपका ये दीर्घ हो जाता है, अर्थात दीर्घ स्वर संधि। इसका ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे दिया गया है गधा का तत्सम रूप क्या होता है? चलिए बताइएगा कि गधा का तत्सम रूप इनमें से क्या होता है। चलिए थोड़ा फटाफट चल रहा है। यहाँ पर देखो गधा का तत्सम जो होता है क्या हो जाता है, तो दिया गया गर्दभ। कौन सा? यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, गधा का होता है गर्दभ। क्या होता है? गर्दभ, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? शुद्ध वाक्य इनमें से कौन है? आपका जवाब 4 का क्या बनेगा? चलिए 4 की अगर बात करें, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है ना। एक हलवाई, तो भाई मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, हलवाई की एक दुकान है। ऑप्शन देखिए डी वाला इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, सम शब्द का विलोम क्या होता है? चलिए बताइएगा कि सम का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बताइए, सम का विलोम शब्द क्या होता है? तो सम का हो जाएगा विषम हो जाएगा, बिल्कुल इजी है। ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द बताना है। जो उचित और अनुचित का ज्ञान रखता है, देख सकते हैं आपका विवेकी होता है। क्या होता है? विवेकी होता है। यहीं पर आपकी इसके पिछले वाले मॉडल पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया था, उचित और अनुचित का ज्ञान न रखने वाले को अविवेकी कहते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे पूछ लिया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका विवेकी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? देखिए भाई कव्वाली क्या है, कव्वाली कैसी है, यही तो बोलते हैं कव्वाली कैसा है, आप नहीं बोलते हैं। यहाँ पर कव्वाली कैसी है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बी वाला है ना, ऑप्शन बी वाला स्त्रीलिंग, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? चलिए 8 का जवाब दीजिएगा कि वह खा रहा था, तो खा रहा था में कैसा है? तो अभी खाना तो खत्म नहीं हुआ है, अभी वो खा ही रहा है, मतलब क्रिया अभी चल रही है, और चल रही है तो अपूर्ण भूतकाल आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध दिया गया है? कौन सा शब्द आपका शुद्ध दिया है? 9 का ऑप्शन दीजिएगा, आपका सही क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर जो भस्म दिया है, तो भस्म इस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से आधा सा होता है ना, ये वाला सा होता है, तो ये तो आपका गलत हो गया। यहाँ पर देखो फाल्गुन होता है ना कि फानगुण, है ना, मतलब यहाँ पर अड़ा नहीं होता है, ना होता है, ये तो आपका गलत हो गया, है ना। यहाँ पर भीष्म दिया है, भीष्म सही दिया है, और आपका मृण्मय जो दिया है ये भी आपका सही है। देखो इसके जो आपके ऑप्शन है वो आपका सी वाला भी सही है, और ऑप्शन आपका डी वाला भी सही है। तो 9 के ऑप्शन 2 बन रहे हैं, आपका सी और डी दोनों ही आपके सही हैं, नोट कर लीजिएगा, इसके 2 ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? मनोहर में कौन सी संधि है? देखो भाई यहाँ पर ओ की मात्रा है, हमने बताया था विसर्ग संधि, जैसे आपको दिखाई देती है ओ की मात्रा को विसर्ग बना दीजिए। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा आपका मनः, क्या हो जाएगा? मनः धन हर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानना है। यहाँ पर तत्सम शब्द क्या है? कोयल का, यहाँ पर देखो कोयल दिया है, कुक्कुर दिया है, कुक्कुर यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन बी। आपका जवाब 11 का जवाब बनेगा क्या? ऑप्शन बी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, कुक्कुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वक्ता शब्द का विलोम बताना है। बताइए भाई वक्ता शब्द का विलोम क्या होता है? जितने लोग जुड़ गए हैं भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग कमेंट कर रहे हैं, है ना, कमेंट में आप लोगों का पूरा ध्यान रहता है, तो कम से कम वीडियो को भी लाइक कर दिया करें आते ही। और जो लोग ऑफलाइन हैं
तो ऑफलाइन वाले भी लाइक शेयर कर दिया करें, ठीक है ना। यहाँ पर वक्ता शब्द का विलोम पूछ लिया है, तो वक्ता का होता क्या है, श्रोता होता है। वक्ता मतलब जो बोलने वाला है, तो दूसरा क्या होगा, सुनने वाला, इसका विलोम हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। पूर्व और उत्तर के बीच जो दिशा है वो आपकी कौन सी है, पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा है वो आपकी कौन सी है, 13 को ऑप्शन दीजिएगा। देखिए हमने कई बार आपको हिंदी की क्लास में पढ़ाया है, जो हम आपको 8:45 में हिंदी की क्लास देते हैं, लगभग सभी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखो ईशान होता है, क्या होता है, जो पूर्व और उत्तर के बीच जो दिशा होती है उसे ईशान कहते हैं। देख सकते हैं लगभग सभी के जवाब यहाँ पर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है। तो देखो भाई, संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है, 14 का ऑप्शन देना है। तो जब स्त्री की बात है तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर है, यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गद्यांश दिया गया है और हमने बता दिया है कि गद्यांश को खुद से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आपकी ये जो PDF है वो हम आपको टेलीग्राम पे डाल देते हैं। टेलीग्राम हमारा है देव GK ट्रिक, देव GK ट्रिक टेलीग्राम है, सर्च कर सकते हैं, या तो लिंक से क्लिक करके भी हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको ये PDF भी दे दी जाती है और जो आवश्यक जानकारी होती है वो भी मिल जाती है। कुछ क्लासें जो चलाई जाती है नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, वो भी आपको मिल जाता है। तो भाई जो लोग यहाँ पर इच्छुक हैं कि नहीं हमको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, हर एक वो जानकारी मिलती रहे, वो लोग हमारे टेलीग्राम देव GK ट्रिक से जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। और ये PDF आपको वहीं पर मिल जाएगी, तो आप लोग वहां पर लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से एक कर्मधारय समास आपका कौन सा है। कर्मधारय समास की पहचान करिए, यहाँ पर 17 नंबर का जवाब दीजिएगा। चलिए, हाथों हाथ तो बनेगा नहीं, प्रत्यक्ष दिया है, आराम कुर्सी दिया है और आपका भुजदंड। तो देखो भाई यहाँ पर है भुजदंड में समास, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका डी वाला हो जाएगा। भुजदंड में जो आपका है वो कर्मधारय समास है, ठीक है। भुजाओं में जैसे आपका दंड हो गया ना, तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका डी नंबर है, भुजदंड में कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। और कर्मधारय समास में हमने बताया था जैसे आपका के समान है ना, और आपका होता है रूपी, या यहाँ पर होता है महाशब्द, है ना। तो ये शब्द आपके हमेशा कर्मधारय समास की पहचान होती है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, खल का पर्यायवाची शब्द आपका है, खल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। चलिए 18 का जवाब देना है। तो देखो खल का पर्यायवाची विश्वासघाती होता है, या विश्वासघात कह सकते थे। यहाँ पर निर्लज्ज होता, निर्लज्ज होता है, ये भी होता है। अच्छा, नीच भी होता है, दुर्जन भी होता है, दुष्ट भी होता है, धोखेबाज होता है। खली नहीं होता, खल होता है। क्या होता है, खल होता है। और खरल भी नहीं होता है। मतलब इस क्वेश्चन में एक त्रुटि ये है कि खल का पर्यायवाची नहीं है। इस क्वेश्चन में सुधार कर लीजिएगा कि खल का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो आपका ये है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ऑप्शन डी वाला जो है ये नहीं है। तो इसमें से नहीं शब्द आपको जोड़ करके ऑप्शन डी को यहाँ पर लॉक कर दीजिएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा, इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो देखो यहाँ पर सम्मान में, है ना, क्या दिया है, सम्मान में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अधिकरण में, मैं पर अधिकरण में, है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वचन बदलना है। क्या बदलना है, वचन बदलना है साथियों। यहाँ पर बताइए कि क्या आंसर आपका हो सकता है। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा, आत्मा का वचन बदलेंगे तो आपका आंसर क्या बनेगा। चलिए 20 नंबर में ऑप्शन जो आपका आत्माएं हो जाएगा। क्या बन जाएगा, आत्मा का आत्माएं, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल से राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है। डर का पर्यायवाची नहीं है 21 नंबर में। तो देखो भाई यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 21 नंबर में, तो 21 नंबर में देखिए दिया गया है आपका शीत दिया है, भीत दिया है, भय दिया है और आपका त्रास दिया गया है। देखो भी यहाँ पर भीत मतलब डर होता है, भय भी होता है और त्रास भी हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है शीत, है ना, ये आपका कह सकते हैं कि आपके सफेद जैसे होता है उसका होता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर डर का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिंहद्वार शब्द में समास क्या है। चलिए बताइएगा, सिंहद्वार में समास बताना है। सब लोग लाइक शेयर का भी ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, सिंह द्वार शब्द में समास पूछा गया है, तो सिंह के लिए द्वार अर्थात ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर आपके तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या बनेगा 23 नंबर में। चलिए बहरा होना होता है क्या,
सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। यहाँ पर देखिए काफी ऐसे लोग होते हैं जो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं, वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी हो जाएगा, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से मूक का अनेकार्थी शब्द आपका कौन सा नहीं है। चलिए बताइएगा, मूक का अनेकार्थी शब्द आपका कौन सा नहीं है 24 नंबर में। चलिए 24 की अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर मूक मतलब होता है गूंगा, है ना, जो चुप रहता है ना। और इसके बाद कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पर और कौन सा हो सकता है, शांत दिया गया है। और क्या दिया गया है, यहाँ पर विवश दिया गया है। तो आपका जवाब जो बनेगा इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए भाई, ऑप्शन आ रहा है 24 में, यहाँ पर आपका डी नंबर। तो आपका जवाब हो जाएगा क्या, डी नंबर आपका हो जाएगा, विवश हो जाएगा। ठीक है ना, विवश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कट जाना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। कट जाना मुहावरे का अर्थ इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई, कट जाना मुहावरे का अर्थ होता है यहाँ पर शर्मिंदा हो जाना, या टुकड़ों में बंटना, विभाजित होना, या आंखें चुराना। इसका ऑप्शन क्या बनेगा, आपका हो जाएगा शर्मिंदा होना। क्या होना, यहाँ पर कट जाना मतलब यहाँ पर शर्मिंदा होना। ठीक है, ऑप्शन क्या बनेगा आपका, ए नंबर हो जाएगा। सॉरी, कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, शर्मिंदा होना या आंखें चुराना। भाई कट जाना मतलब शर्मिंदा होना या आंखें चुराना, क्या बन सकता है, ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर बनेगा या डी नंबर बनेगा। आंखें चुराना, यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, आंखें चुराना हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर जीके से रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। कह रहा आपसे, प्रत्येक उत्पाद भूमि श्रम, शारीरिक तथा मानव पूंजी के संयोजन के द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसे के रूप में जाना जाता है। चारों ऑप्शन देखिएगा, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि प्रत्येक उत्पादन भूमि श्रम, शारीरिक तथा मानव पूंजी के संयोजन के द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसे उत्पादन के कारक कहा जाता है। क्योंकि ये उत्पादन भूमि है, श्रम है, शारीरिक मानव पूंजी है, ये उत्पादन के क्या होते हैं, कारक होते हैं। क्या होते हैं, उत्पादन के कारक होते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। चलिए बताइएगा कि किसके पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। यहाँ पर देखिए, तो हमने बताया था लोकसभा, है ना, यहाँ पर आपके राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारतीय संविधान का भाग जो आपका 4 का ए है, ये किसके बारे में उल्लेख करता है। यहाँ पर आपका आंसर कहाँ गया, अच्छा 52 नंबर शायद स्किप हो गया। यहाँ पर जो आपका 54 नंबर है, 54 का ऑप्शन ये हो जाएगा, मूल कर्तव्य। अर्थात मूल कर्तव्य जो है वो आपके ऑप्शन यहाँ पर बनेगा, ए नंबर है, राइट हो जाएगा। मूल कर्तव्य हमने आपको बताया था कि ये प्रारंभ में ये मूल कर्तव्य आपके संविधान में शामिल नहीं थे, लेकिन आपके 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें से यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो आपके 10 मौलिक कर्तव्य आपके थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि 86 संविधान जो आपका संशोधन हुआ, उसमें एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया, शिक्षा के अधिकार को। तो 11 वर्तमान में मूल कर्तव्य आपके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। धौलावीरा जो आपका है कहाँ पर स्थित है, जवाब दीजिएगा। धौलावीरा जो है वो आपके कहाँ पर है, 55 नंबर में। चलिए, ये धौलावीरा पड़ता है आपके गुजरात के कच्छ में। कहाँ पड़ता है, गुजरात के कच्छ में पड़ता है। इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, गुजरात के कच्छ प्रदेश के, ये आपका है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सूरत विभाजन के बाद किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुनः एक हो गई थी। चलिए यहाँ पर आंसर देना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, सूरत विभाजन के बाद किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुनः एक हो गई थी। चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा, यहां पर जो आपका आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, 56 का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा बी नंबर, 1916 में। ये 1916 में जो आपका लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार इसके क्या थे, आपके अध्यक्ष बनाए गए थे। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हमारा सौरमंडल, कह रहा है हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा का हिस्सा है। चलिए बताइएगा कि हमारा जो यहाँ पर सौरमंडल है वो किस आकाशगंगा का हिस्सा है। तो ये आपका है किसके, तो आपके मिल्की वे, किसका है, मिल्की वे, जिसे हम लोग मंदाकिनी कहते हैं या क्षीर मार्ग भी कहा जाता है ना। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका 3rd नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, एल्पस पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? एल्पस पर्वत किस प्रकार के पर्वत है? 58 नंबर में आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो देखो एल्पस पर्वत जो आपका है ये कैसा है? वलित पर्वत है, लेकिन ये युवा वलित पर्वत है, ये पुराना वलित पर्वत है। तो याद रखिए ये युवा वलित पर्वत है जो आपका एल्पस पर्वत है। मतलब दो प्लेटें एक साथ चलते समय घुमावदार पर्वत निर्माण कर देते हैं, यह वह प्लेट एक दूसरे के ऊपर बढ़ती जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, अग्न्याशय से क्या उत्पन्न होता है? अग्न्याशय से क्या उत्पन्न होता है? यहाँ पर जवाब देना है 59 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो देखो भाई यहाँ पर दिया गया है पैनक्रियाज पाचन तंत्र और केशिकाओं के अंतःस्रावी तंत्र में एक ग्रंथि होती है। यहाँ पर जो आपके इंसुलिन होता है, अर्थात अग्न्याशय से क्या उत्पन्न होता है? तो इंसुलिन होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पौधों का कौन सा भाग पौधे को मिट्टी में जमाए रखता है? यहाँ पर बताना है पौधे का कौन सा भाग है जो कि पौधे को मिट्टी में जमाए रखता है। तो भाई मिट्टी में जो होती हैं वो जड़ें ही तो होती हैं, जड़ों के माध्यम से ही वो जमा रहता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्यों में सांस ली गई हवा में उपस्थित O2 का प्रतिशत लगभग जो होता है ये कितना होता है? मतलब हम लोग जो सांस लेते हैं उनमें से ऑक्सीजन का लगभग परसेंटेज जो होता है ये कितना हो जाता है? तो देखो भाई ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर 21% इसका ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। वहीं पर लगभग आपका 78.08% आपका नाइट्रोजन होता है, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? यहाँ पर जवाब देना है। देखो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो भाई सोचना समझना नहीं है, आप लोगों को लाइक शेयर करना है और आप लोगों को लोहा लाट कर देना है। इसी प्रकार से मॉडल पेपर देते रहेंगे तो समझिए 60-70 मॉडल पेपर जब आप लोग लगा लेंगे तो बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। तो लाइक शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, ठीक है ना। हम आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोग भी पूरा सपोर्ट करिएगा, ठीक है ना। एक भी कसर मत छोड़िएगा आप लोग। चलिए, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई? तो यहाँ पर स्मृति दिया गया है, मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था जौना खां। क्या नाम था? जौना खां नाम था। तो इस कारण से ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? तो ये होता है वर्चुअल। वर्चुअल मतलब जिसे बोलते हैं आभासी। क्या बोलते हैं? वर्चुअल, या हम लोग इसे बोल देते हैं आभासी। तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में दो प्रमुख फाइल सिस्टम का क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो में दो प्रमुख फाइल सिस्टम का है। तो देखिए यहाँ पर 64 नंबर में ये आपका दिया गया है FAT32 और आपका NTFS। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं फाइल और तालिका। फाइल और तालिका को आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट विंडो OS द्वारा समर्पित किया गया है। तो ऑप्शन इसका बनेगा क्या? ए वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? चलिए यहां पर देखो दिया गया है कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। यहां पर आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए तो देखिए 65 का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा आपका ए नंबर। यहाँ पर एक होता है। कितना होता है भाई? एक होता है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि घोल का पीएच मान 7 है, तो बताइए ये कैसा पीएच मान होगा? बताइए भाई, घोल का अगर पीएच मान यहाँ पर 7 है, क्या है? 7 है, तो ये पीएच जो आपका घोल होगा वो कैसा होगा? तो ये होता है उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। जो अम्लीय होते हैं उसका पीएच मान 7 से क्या होता है? कम होता है। लेकिन अगर 7 से ज्यादा हो रहा है तो वो आपका क्षारीय हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका उदासीन हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, चेद महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था? चलिए यहाँ पर बताइएगा कि चेद महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था? 67 का ऑप्शन दीजिएगा। तो देखो चेद महाजनपद ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में उपस्थित है। इसकी राजधानी थी सुक्तिमती। क्या थी? सुक्तिमती। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी वाला हो जाएगा, आपके बांदा में। और इसकी जो आपकी राजधानी थी वो आपकी सुक्तिमती थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश में नियोजन की विकेंद्रित प्रणाली कब शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश में नियोजन की विकेंद्रित प्रणाली कब शुरू की गई? चलिए 68 का जवाब दीजिएगा। यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा?
तो देखिए भाई यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका राइट क्या बन सकता है, उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली जो शुरू की गई वो आपकी कब शुरू की गई थी। तो देखिए भाई यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 68 का सी नंबर है, आपके 82-83 में, अर्थात 1982-83 में शुरू की गई थी, ठीक है ना। और इस प्रणाली में जिला स्तर पर राज्य मंत्रिमंडल सदस्य की अध्यक्षता में भी जिला नियोजन आपका होता है। तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका 3rd नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, सीवी रमन के लिए प्रसिद्ध हैं। जो सीवी रमन है किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो देखो भाई यहाँ पर सीवी रमन ये भौतिक शास्त्री थे और प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा रमन प्रभाव, है ना। अगर हम आपसे बात करते हैं तो ये 1928 में कोलकाता में फरवरी के दिन, है ना, इसकी खोज हुई थी और इन्हें 1930 में ये पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि आपके निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल में रैकेट्स का इस्तेमाल होता है। रैकेट्स का इस्तेमाल जो होता है वो किस में होता है, कुछ इस प्रकार से आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो यहाँ पर जो आपका आंसर है 70 नंबर में वो आपका डी है, मतलब स्क्वैश में भी, लॉन टेनिस में भी, बैडमिंटन भी और टेबल टेनिस में सभी में रैकेट्स का प्रयोग करते हैं। मतलब इसमें से जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है, इनमें से सभी में आपका होता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं अमरावती कला विद्यालय किस क्षेत्र में सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुई थी। चलिए बताइएगा, यहाँ पर दिया है अमरावती कला विद्यालय किस क्षेत्र में सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुई। तो देखिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, आंध्र। क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा कि सातवाहन वंश के शासकों को भी आंध्र के रूप में जाना जाता है। किस रूप में, आंध्र के रूप में जाना जाता है। और यह एक राजवंश था जिसने दक्षिणी और मध्य भारत में लगभग 230 ईस्वी पूर्व तक यहाँ पर मूर्तिकला सातवाहनों के समय तक निचले गोदावरी तक चला था। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है। तो देखिए यहाँ पर दिया है, हाल ही में बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया की सबसे मूल्यवान जो कंपनी है वो आपकी कौन सी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, चलिए एप्पल है या आपकी रिलायंस है या टेस्ला है या आपका माइक्रोसॉफ्ट है। तो जवाब क्या बनेगा, तो देखो भाई ये आपने शायद ध्यान नहीं दिया है, यहाँ पर एप्पल को पीछे पछाड़ दिया है, किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने पछाड़ दिया है। तो याद रखिएगा 72 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन बनेगा डी नंबर है कि एप्पल को पछाड़ते हुए, याद रखिएगा कि एप्पल को पछाड़ते हुए माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने बाजार में दुनिया में सबसे मूल्यवान कंपनी होने का यहाँ पर गौरव प्राप्त कर लिया है। याद रखिएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसने एप्पल को भी क्या कर दिया है, पछाड़ दिया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये कब किया था, तो भाई 20 अगस्त 2021 को हुआ था, ठीक है। याद रखिए, सॉरी 1 नवंबर 2021 को, ये जो आपका करंट अफेयर है, ये करंट अफेयर जो आपका है 1 नवंबर 2021 का है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर इसका जो आपका आंसर है वो आपका डी हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मालगुडी डेज नामक पुस्तक के जो लेखक है वो आपके कौन है। 73 का देखो बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है और मालगुडी डेज ये 1943 में प्रकाशित की गई थी आर.के. नारायण के द्वारा। ये लघु कथाओं की क्या है, संग्रह है। ये मालगुडी डेज नामक जो पुस्तक है इनमें लघु कथाओं का संग्रह है। यहाँ पर आर.के. नारायण की ये पुस्तक है, बहुत IMP आपकी पुस्तक है और हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है UPSSC में। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा एशिया प्रांत सैन्य अभ्यास है जो प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। तो 74 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये एशिया का सबसे बड़ा है जिसे बोलते हैं कोबरा गोल्ड। क्या बोलते हैं इसे, कोबरा गोल्ड बोलते हैं। और ये हर वर्ष थाईलैंड में आयोजित किया जाता है, एशिया प्रांत सैन्य अभ्यास है। और इस अभ्यास का उद्देश्य है कि क्षेत्रीय सुरक्षा को आगे बढ़ाने और भारत प्रशांत क्षेत्र में साझा लाया जाए। तो इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किसने इंडिया मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है। चलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, दिया गया है कि हाल ही में किसने इंडिया मिस अर्थ 2021 का खिताब जीता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कौन सी है, ऑप्शन सी हो जाएगा रश्मि माधुरी। क्या है, रश्मि माधुरी, इसका ऑप्शन जो है वो आपका 3rd हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि राजस्व परिषद
एवं जिलों में भूमि अभिलेखों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण एवं कंप्यूटरीकरण का जो काम है ये कौन से अनुभाग में होता है? तो यहाँ पर बताइएगा कि जो सुदृढ़ीकरण है, आधुनिकीकरण है, कंप्यूटरीकरण है, किसका? भू अभिलेखों का। ये कौन से अनुभाग में होता है? यहाँ पर आपको बताना है अनुभाग इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए भाई, इसका जो राइट आंसर है वो आपका बनेगा 76 नंबर का थर्ड हो जाएगा। यहाँ पर अनुभाग नंबर 4 में, किसमें? अनुभाग नंबर 4 में होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और साथ में याद रखिएगा कि अनुभाग नंबर 4 में क्या होता है, जो आपके आईएएस होते हैं और पीसीएस होते हैं उन अधिकारियों के सृजन का कार्य भी होता है, ठीक है। और साथ में लेखपाल जो होते हैं इनका प्रशिक्षण, लेखपाल का जो प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षण जो विद्यालय हैं उनकी स्थापना भी आपके 4 में ही होती है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा कि लेखपाल का प्रशिक्षण विद्यालय जो आपके हैं इनकी स्थापना भी आपके 4 के द्वारा होती है। शायद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया भी जाएगा, कह रहा है उपनिवेश क्षेत्रों में अनधिकृत कब्जे को हटाने का कार्य किस अनुभाग द्वारा किया जाता है? तो इस वीडियो में आपको 5-6 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं अनुभाग से, तो आज शायद आपको अनुभाग भी क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, उपनिवेश क्षेत्रों में अनधिकृत कब्जे को हटाने का कार्य किस अनुभाग द्वारा किया जाता है? 77 का ऑप्शन नोट करिएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुभाग 3। क्या है? अनुभाग जो 3 है, यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। बी नंबर है राइट, सॉरी माफ करिए, एक मिनट रुकिए। कह रहा है उपनिवेश क्षेत्रों में अनधिकृत कब्जे को हटाने का कार्य, ये आपके मिलता है भाई अनुभाग नंबर 5 में। माफ करिए, अनुभाग नंबर जो 5 है, अनधिकृत कब्जे को हटाने का जो कार्य होता है ये अनुभाग किस में होता है? अनुभाग आपके 5 में होता है, याद रखिए अनुभाग 5 में होता है। अब देखिए, अनुभाग 5 में कुछ महत्वपूर्ण आपके पॉइंट होते हैं, जैसे कि कोई नया मंडल का सृजन करना है ना, कोई नए मंडल का सृजन करना है, या कोई जनपद का सृजन करना है, या कोई तहसील का सृजन करना है, तो अनुभाग नंबर 5 के माध्यम से ही होता है, ठीक है ना। साथ में अगर हम आपसे बात करते हैं भवनों के निर्माण हेतु भूमि का जो अर्जन होता है, राजस्व होता है, वो भी आपके 5 के द्वारा ही होता है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जैसे भारत, नेपाल है, चीन है, इनमें विवाद से संबंधित कोई कार्य होते हैं तो भी अनुभाग नंबर 5 में ही होते हैं, ठीक है। साथ में अगर देखा जाए अंतर प्रांतीय सीमा विवाद जो होते हैं वो भी अनुभाग किसमें? 5 के द्वारा ही होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, राजस्व अनुभाग 5 के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? राजस्व अनुभाग 5 के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं होता है? तो यहाँ पर दिया है लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना। अभी हमने बताया कि लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना अनुभाग नंबर 4 में है। किसमें है? अनुभाग नंबर 4 में है। तो पहला पॉइंट तो आपका गलत हो गया, है ना। और अभी हमने डिस्क्राइब किया था अनुभाग 5 में क्या, कि अंतर प्रांतीय और अंतर जिला विवाद जो होता है ये निपटारा 5 के द्वारा होता है ना। साथ में यहाँ पर स्थायी समिति का समन्वय आपके 5 में होता है। तहसील भवनों के अहातों में स्थित भूमि का जो पट्टा होता है वो भी 5 में होता है। मतलब लेखपाल का जो प्रशिक्षण होता है वो आपके अनुभाग 4 में होता है, जो स्कूल बनते हैं, ठीक है। चलिए अगला बताइए, अनुभाग नंबर 6 दिया गया है, और अनुभाग नंबर जो आपका 6 है इसमें क्या हो जाएगा कि राजस्व अनुभाग 6 द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? तो नोट करिए, राजस्व अनुभाग नंबर 6 के द्वारा कि नजूल भूमि संबंधी कार्य, दूसरा है राजस्व परिषद के लिए पदों का सृजन जो होता है, साथ में यहाँ पर विपत्तियों की सहायता और पुनर्वास। मतलब यहाँ पर ये तीनों पॉइंट जो आपके हैं, आपका राइट आंसर यहाँ पर 79 का जो बनेगा वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो आपके रेलवे की अतिरिक्त भूमि होती है, याद रखिए आपके अनुभाग नंबर 6 में क्या होता है, जो रेलवे की अतिरिक्त भूमि होती है उसका बंदोबस्त जो होता है ये अनुभाग में आपके अनुभाग 6 में ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अनुभाग आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोग ग्रामीण परिवेश की क्लास आज देखना मत भूलिएगा। अगर आप लोग ग्रामीण परिवेश की आज क्लास देख लेंगे, है ना, तो आप लोग उसमें से अनुभाग की हम थ्योरी भी कराएंगे और आपके ऑब्जेक्टिव भी होंगे। तो आप लोग आज की क्लास जरूर देखिए, अनुभाग आपके रटा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 80 नंबर आपके सामने दिया गया है और कह रहा है कि ऑप्शन को किस प्रकार से सम्मिलित करना है। तो अनुभाग 1 में क्या होता है, अनुभाग 1 में है जमींदारी का उन्मूलन, इसका आपका 2 हो जाएगा। अनुभाग 2 जो है वो वृक्षारोपण कार्यक्रम है, वृक्षारोपण कार्यक्रम है, इसका 3 हो जाएगा। अनुभाग 4 अभी हमने बताया था कि भू अभिलेखों का जो कंप्यूटरीकरण है, तो भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा।
और अनुभाग नंबर जो 7 है किसका है, तो अनुभाग नंबर 7 में होता है भू राजस्व नहर देह है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो आपका बनेगा 2 3 4 1 हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सिर्फ यहाँ पर कमेंट ही मत करिए, इसका स्क्रीनशॉट भी साथ में ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस जिले में थारू जनजाति के लोगों ने अपना खुद का एक बैंक बनाया है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए कि जो आपके थारू जनजाति हैं, है ना, थारू जनजाति जो आपके हैं, इन्होंने आपके खुद का एक बैंक बनाया है। तो देखो यहाँ पर आपका 81 का ऑप्शन बनेगा, आपका थर्ड नंबर है आपके बहराइच में। कहाँ पर है, बहराइच में एक गांव है किसुनपुर, है ना, किसुनापुर, है ना, सॉरी विश्नापुर। तो विश्नापुर गांव में रहने वाले थारू जनजाति के लोगों ने अपना खुद का एक बैंक बनाया है और इसमें अब तक कुल 12 लाख के करीब रुपए भी जमा हो गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर आपका थर्ड नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इनमें क्या हो जाएगा, इनका जो चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज इनमें से नहीं पड़ेगा। जो इस बैंक में पैसा ये लोग जमा कर रहे हैं, तो इसमें अगर कोई लेते हैं तो उसमें चक्रवृद्धि ब्याज यानी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में आयोजित टोक्यो ओलंपिक में उत्तर प्रदेश के कितने खिलाड़ी ने भागीदारी यहाँ पर किया था। और ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है, हाल ही में आयोजित टोक्यो ओलंपिक में उत्तर प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने भागीदारी यहां पर की है। यहां पर आंसर जो आपका है राइट क्या हो जाएगा, तो देखिए भाई यहां पर आंसर बनेगा 82 में आपका हो जाएगा कौन सा, कितने लोगों ने यहां पर हिस्सा लिया है। तो देखो यहां पर हिस्सा लेने वाले उत्तर प्रदेश के 10 खिलाड़ी हैं। कितने हैं आपके 10 खिलाड़ी, 10 खिलाड़ी आपके थे। तो इनमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अब इनमें से आपके कौन थे, प्रियंका गोस्वामी, क्या थी भाई, प्रियंका गोस्वामी, और साथ में आपकी कौन सी, अन्नू रानी, सीमा पुनिया, वंदना कटारिया, सौरभ चौधरी, मिराज अहमद, अरविंद सिंह, सतीश कुमार, शिवपाल सिंह, ललित कुमार उपाध्याय, है ना, ये आपके हैं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 1 आपका, ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चकबंदी संबंधी कार्य राजस्व परिषद के किस अनुभाग द्वारा किया जाता है। तो देखो भाई इसको तो आप लोग जानते होंगे, कई बार हमने पढ़ाया भी है कि यहाँ पर चकबंदी संबंधी जो कार्य हैं वो आपके कौन से आर्टिकल में होते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पर 83 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर अनुभाग नंबर आपका 8 हो जाएगा, है ना, अनुभाग नंबर जो आपका 8 है इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, राजस्व अनुभाग 9 निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। चलिए भाई आप लोग अनुभाग पूरी तरीके से आज रटना है। अगर आपके ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होते तो आपके अंदर प्रेशर नहीं होता, लेकिन आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने इसलिए दिया ताकि जो अनुभाग है वो अच्छी तरीके से आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है ना। तो अनुभाग नंबर 9 क्या कहता है, अनुभाग नंबर 9 में जो आपका है वो आपका कौन सा हो जाएगा, 84 नंबर में। नोट करिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा जिला बाढ़ नियंत्रण। जिला बाढ़ नियंत्रण ये इसमें आपका नहीं है, याद रखिए। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो कृषि गणना, खेतों की हदबंदी, दाखिल खारिज संबंधी कार्य ये जो होते हैं अनुभाग नंबर 9 में होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बाढ़ की वार्षिक समीक्षा कौन सा अनुभाग करता है। बाढ़ की वार्षिक समीक्षा जो आपका है ये कौन सा अनुभाग करता है 85 में। तो देखो भाई 85 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा थर्ड नंबर, अनुभाग नंबर जो आपका 11 है। तो देखो हमने बताया है कि अनुभाग 11 में ये वार्षिक समीक्षा की जाती है। दैनिक बाढ़ आती है, बाढ़ क्षतिग्रस्त होती है, भुखमरी सूचकांक सूचना जो होती है ना, आपदाएं होती हैं, कृषि आपदाएं होती हैं, उनको इकट्ठा करना, है ना। और जो अनुभाग शीत लहरों का पालन करती है ना, पाला वगैरह आता रहता है, मौसम की सूचना देता है, ये सब अनुभाग नंबर 11 में ही है। क्या क्या है फिर से देख लीजिएगा, जैसे क्या हुआ, कोई सूखा आ गया, सूखे कारण कोई क्षति हो गई, मौसम की सूचना आपको ऐसी होती है, शीत लहरों होती है, कृषि विपदाएं होती हैं, बाढ़ आना, ठीक है। वार्षिक समीक्षा ये आपके भाग आपके अनुभाग 11 में ही होते हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, अनुभाग नंबर 12 भी दे दिया गया है कि राजस्व अनुभाग 12 निम्नलिखित में से कौन से कार्य नहीं है, 86 नंबर में। तो 86 में देखो 20 सूत्री कार्यक्रम समन्वय, न्यायिक पदों का समन्वय, ठीक है, और यहाँ पर वार्षिक कार्य योजना को समन्वय। लेकिन अभी आपने देखा कि शीत लहरी पाला की निगरानी ये किसमें था, आपके अनुभाग 11 में था।
मतलब आपने देखा कि हम अनुभाग को अगर समझा रहे हैं तो आप लोग इसका जवाब भी दे रहे हो। 11 वाले में हमने आपको समझाया और 12 वाले में आप लोगों ने ऑटोमेटिक सही कर दिया। और ये तभी संभव है जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हैं, है ना। पढ़ाने को तो 2-3 अनुभाग आप लोग पढ़ा दिए, पढ़ लिए, आराम से हो गया, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे। तो भाई यहाँ पर आप देखो, आपको जब ज़्यादा पढ़ाया जाएगा तो आपको ज़्यादा जानकारी होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भूमि अध्याप्ति अधिनियम से संबंधित कार्य कौन सा राजस्व अनुभाग करता है। भूमि अध्याप्ति अधिनियम से संबंधित कार्य कौन सा राजस्व अनुभाग करता है 87 नंबर में। तो देखिए आपका जवाब है ऑप्शन आपका बी, अनुभाग नंबर 13। अनुभाग नंबर जो आपका 13 है, ये भूमि अध्याप्ति अधिनियम से संबंधित जो समस्त कार्य होते हैं ये किए जाते हैं। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सिंगापुर की तर्ज पर एमएसएमई के लिए फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। ये आप सभी को नहीं पता होगा, लेकिन आप कंस हो जाएगा डी नंबर आपके अलीगढ़ में। कहां पर है, तो अलीगढ़ में सिंगापुर की तर्ज पर ये बनने जा रहा है। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 50 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राणी उद्यान विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर 89 को ऑप्शन दीजिए, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखो भाई, आपको पता है कि आपके उत्तर प्रदेश में कितने प्राणी उद्यान हैं, 3 हैं। कहाँ कहाँ पर, एक कानपुर में है, एक लखनऊ में है, और एक आपके हो गया है कहाँ पर, योगी महाराज के कहाँ पर, गोरखपुर में। लेकिन अभी आपके हाल ही में 50 हेक्टेयर में ये प्राणी उद्यान विकसित करने का निर्णय लिया गया है। ये आपकी कहाँ पर, मेरठ में किया गया है। याद रखिए, मेरठ में लगभग 50 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राणी उद्यान विकसित किया जाएगा। और साथ ही में मुरादाबाद में, कहाँ पर, साथ ही मुरादाबाद में चिड़ियाघर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। और उत्तर प्रदेश में इस समय 3 आपके चिड़ियाघर हैं। इसका मतलब है कि जब मेरठ में और आपके मुरादाबाद में चिड़ियाघर बन जाएंगे तो आपके उत्तर प्रदेश में 5 चिड़ियाघर हो जाएंगे। लेकिन करंट में कितने हैं, तो करंट में सिर्फ 3 हैं, कानपुर में, लखनऊ में और आपके गोरखपुर में। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं राजस्व अनुभाग 14 कौन कौन से कार्य करता है। राजस्व अनुभाग जो 14 है वो कौन कौन से कार्य करता है। देखो आपको 14 अनुभाग पढ़ना है, क्योंकि भाई 1 से लेकर 14 अनुभाग हैं, और एक बार पढ़ेंगे सब आपको तैयार हो जाएगा। तो देखो आपका जो अनुभाग 14 है, इनमें से जो आपका 90 का ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा। इनमें से सभी, मतलब भूमि एवं ग्राम दान, शांति व्यवस्था बनाए रखना, भू राजस्व बंदोबस्त, ये जो आपके हैं ऑप्शन डी आपका अनुभाग नंबर 4 में है। थोड़ा और पढ़ लीजिएगा। जैसे क्या होता है, अनुभाग में जो सर्वेक्षण होते हैं या अभिलेख संबंधी जो क्रियाएं होती हैं, सर्वेक्षण और अभिलेख संबंधी जो क्रियाएं होती हैं वो अनुभाग 14 में ही होता है ना। भूदान, ग्राम दान कार्य होते हैं, ये भी अनुभाग 14 में ही होते हैं। दाखिल खारिज, है ना, दाखिल खारिज की जो रिपोर्ट होती है तहसीलदार या तहसीलदार के न्याय में प्रस्तुत की जाती है, वो भी अनुभाग 14 में ही किया जाता है। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो आपका 39 है, 62 है, 65 है, इसका जो संचालन होता है वो अनुभाग 14 में ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, राजा टोडरमल भू प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो देखो यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, राजा टोडरमल भू प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान है। आपके 91 का ऑप्शन देखो कई बार पढ़ाया गया है, आपके हरदोई में है। कहां पर है, आपके हरदोई में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिला स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व किसका होता है। जिला स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का जो उत्तरदायित्व है वो किसके पास है। चलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए आपका जो दिया गया है जिला अधिकारी का होता है, जिला अधिकारी का, ठीक है ना। और यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, जिला स्तर पर शासन के प्रतिनिधि के रूप में कौन कार्य करता है। चलिए जिला स्तर पर शासन के प्रतिनिधि के रूप में जो कार्य करता है वो कौन करता है, 93 का ऑप्शन दीजिएगा। तो देखो यहाँ पर जिला स्तर पर शासन के प्रतिनिधि के रूप में आपका डीएम होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, डीएम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिला अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में, अभी देखा आपने जिला स्तर दिया था, क्या दिया था, जिला स्तर दिया था, लेकिन यहां पर दिया है जिला अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में, तो वो आपका हो जाएगा आपका एसडीएम हो जाएगा या एडीएम हो जाएगा। तो यहां पर आपका हो जाएगा कौन सा, एसडीएम हो जाएगा। एसडीएम आपका कार्य करता है, ऑप्शन इसका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, एडीएम मतलब होता है अपर जिला अधिकारी और एसडीएम मतलब होता है उप जिला अधिकारी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है। चलिए भाई यहां पर जवाब देना है, आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है या कब किया गया।
तो देखिए भाई यहां पर जो आपका आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए भाई आपका हो जाएगा 1 सितंबर से 7 सितंबर, 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में किया गया, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। और अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगारों युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के व उद्देश्य सरकार द्वारा कितनी राशि ऋण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो देखो भैया यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 10 लाख रुपया, ठीक है, 10 लाख रुपए प्रदान की जाएगी। ये किसके लिए है, तो ये आपकी कह सकते हैं योजना थी मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना के तहत उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के जो शिक्षित बेरोजगार हैं युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 10 लाख रुपए की राशि यहां पर मिलेगी। और अगला क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह सिजार बांध किस जनपद में है, चौधरी चरण सिंह सिजार बांध किस जनपद में है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, आपकी झांसी में है। कहां पर है, तो आपकी झांसी में है। झांसी में, झांसी जनपद में एक पड़ता है मौरानीपुर। का पड़ता है, मौरानीपुर तहसील पड़ती है, मौरानीपुर तहसील पड़ती है, वहीं पर आपका है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू की गई थी, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू की गई थी। 98 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो हमने बताया था 4 से चकबंदी और 4 से 54 ऑप्शन बनेगा, यहां पर आपका डी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहां पर नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहां स्थित है। तो देखो नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहां स्थित है, 99 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपके आगरा में है। कहां पर है, आपके ऑप्शन डी आपके आगरा में है। और अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहां पर सुमेलित करना है। दिया गया है नवाबगंज पश्चिमी बिहार, नवाबगंज पश्चिमी बिहार आपके उन्नाव में है, तो इसका आपका 2 हो जाएगा। ओखला पश्चिमी बिहार कहां पर है, तो आपका गाजियाबाद हो जाएगा, तो इसका आपका 3rd हो जाएगा। समस्तीपुर पश्चिमी बिहार आपके रायबरेली में है, तो आपका 4 हो जाएगा। और पार्वती औरंगा पश्चिमी बिहार आपके कहां पर है, गोंडा में है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बनेगा क्या, 2 3 4 1 क्या बनेगा, 2 3 4 1 इसका ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर।